चलिए भू राजस्व व्यवस्था पढ़ना है। भू राजस्व का मतलब क्या होता है पहले सरल शब्दों में जानेंगे, और यहां से आपको पेपर में एक सवाल देखने के लिए हर कभी मिलता रहता है, टेस्ट पेपर में भी यहां से बहुत सवाल आते हैं। चूंकि इस टॉपिक से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ध्यान से समझना। भू राजस्व का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि, और राजस्व का मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है, तो भूमि से मिलने वाले टैक्स या भूमि के ऊपर लगाया गया टैक्स को ही हम कहते हैं भू राजस्व। और व्यवस्था, तो टैक्स देने की जो प्रणाली है इसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो भूमि के ऊपर टैक्स लगना चालू हुआ। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुई वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक युद्ध पढ़ा था 1757 में, जिसका नाम क्या था? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ा था? प्लासी का युद्ध। अब इस प्लासी के युद्ध में आपको पता है कि भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें दीवानी अधिकार किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को। तो यहीं से अंग्रेज जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने की परंपरा या टैक्स वसूलने की कार्य पद्धति या प्रणाली चालू कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर अगर अपन बात करें कि एक और युद्ध होता है सन 1764 में। कब होता है? 1764। और इस युद्ध का नाम क्या था? बक्सर। तो ध्यान दीजिएगा, प्लासी और बक्सर की दो लगातार लड़ाइयां जब अंग्रेजों ने जीत ली, इसके बाद भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया। अब जब भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया, तो सैन्य शक्ति की बात करें, राजनीति की बात करें, या हम साम्राज्य की बात करें, इन तीनों में भारत के अधिकांश क्षेत्र पर किसका अधिकार ज्यादा हो गया? अंग्रेजों का। किसका हो गया? अंग्रेजों का। चूंकि हम बात करें, हम भारत की जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं वो हमने कोशिश की है हमेशा मैपिंग से पढ़ने की, तो आज भी मैं आपको मैपिंग से ही बताऊंगा चीजों को, क्योंकि मैपिंग में आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ करता था, और बांग्लादेश भी हमारे ही भारत में उस समय सम्मिलित था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, तब अंग्रेजों ने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा वाले क्षेत्र में लूटपाट का केंद्र बना लिया इन तीनों क्षेत्रों को, और यहां पर एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू किया, जिसका नाम था द्वैध शासन प्रणाली। क्या नाम था इसका? द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन। ठीक है, अब द्वैध शासन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। द्वैध शासन का मतलब होता है कि शासन को कितने भागों में बांट देना? दो भागों में। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो बहुत पुरानी, पर नया नया युद्ध जीता है, और युद्ध जीत कर डायरेक्ट अगर सत्ता पर बैठ जाए, अगर डायरेक्ट राजा के सिंहासन पर बैठ जाए, तो भारतीय जो प्रजा है या भारतीय जो लोग हैं वो विद्रोह कर देंगे। तो अंग्रेजों ने एक नीति चली, नीति के आधार पर इन्होंने क्या किया कि भैया राजा जो है उसको बना रहने दो, लेकिन उसके अधिकार छीनकर अपने पास ले लो। अर्थात जो भी धन से संबंधित मामले हैं, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित जो मामले हैं, वो किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास, जिसको हम कौन से अधिकार कहते हैं? दीवानी अधिकार। और जो बाकी दूसरे मामले हैं, जैसे नहर खुदवाना हो, अस्पताल बनवाना हो, या हम बात करें न्याय व्यवस्था हो, या किसी के घर में लड़ाई हो गई, या नालियों की सफाई करवाना हो, या सड़कों की मरम्मत करवाना हो, मतलब ये छोटे छोटे काम किसको दे दिए? राजाओं को। लेकिन बड़े बड़े काम किसके पास रहे? अच्छा, कोई बात नहीं, ले आओ, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दीवानी अधिकार और फौजदारी अधिकार, दो प्रकार के अधिकार। तो जिनमें धन से संबंधित जो मामले थे कि भाई जितना भी टैक्स आएगा वो कौन रखेंगे? अंग्रेज। जहां भी युद्ध की स्थिति बनेगी तो युद्ध तय कौन करेंगे? अंग्रेज। दूसरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में अगर विलय करना है तो वो किसके हाथ में रहेंगे? अंग्रेज के हाथ में। व्यापार किसके हाथ में रहेगा? अंग्रेजों के हाथ में। टैक्स वसूल करने का काम कौन करेंगे? अंग्रेज। लेकिन यहाँ पे राजा को जो छोटे छोटे काम थे कि किसी के घर में लड़ाई हो गई तो वो आपको सुलझाना है, फौजदारी के अधिकार इसको दे दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि धन से संबंधित पूरे मामले किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास। तो यहां पर बहुत भयानक तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में लूट हुई, और अंग्रेजों ने भारतीय रुपया को, या भारतीय रुपया के साथ साथ जो भी भारतीय मुद्रा है, सोना है, चांदी है, बहुत बुरे तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार से इन्होंने क्या किया? लूट मचाई। तो इसको हम भारतीय इतिहास का काला समय भी कहते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था को। अंग्रेजों ने भारत में बहुत लूटपाट की। कब? 1764 के युद्ध के बाद, द्वैध शासन के माध्यम से। अब ये शासन कब तक चलता है? 1772 तक। लेकिन यहां पर राजनीतिक क्षेत्र में एक बदलाव आता है, और बदलाव क्या आता है कि यहां पर भारत का
जो बंगाल वाला क्षेत्र है, उस बंगाल वाले क्षेत्र में एक गवर्नर तैनात, मतलब एक गवर्नर आ जाता है, तैनात कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उस गवर्नर का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर से क्वेश्चन आएगा। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का, जो बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है, आप देख रहे हो, यहां का क्या बना जाता है? गवर्नर जनरल। इससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 से 1771-72 तक बंगाल में केवल गवर्नर हुआ। लेकिन अब बंगाल में जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो इसने यहां पर एक एक्ट प्रस्तुत किया, और उस एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। और उस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो शायद आपने ये पढ़ा होगा, और नहीं है तो मैं आपको आने वाले टाइम में पढ़ा दूंगा। प्रकाश सर ने पढ़ाई है ना पॉलिटी, तो ये पढ़ाया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। एक छोटे, मतलब उस क्षेत्र के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, है ना। और यहाँ पर अपन अगर बात करें तो कार्यकारिणी परिषद भी बनाई थी, जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। हाँ कि नहीं? तो यही हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटी में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, मैं यहां पर जो जरूरी है वो आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो भारत में, यहां पर ध्यान रखिएगा, 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स की हम बात कर रहे हैं, आ गए थे। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो यहां पर इन्होंने इस द्वैध शासन को क्या कर दिया? पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि द्वैध शासन से भारतीय जो प्रजा है इसमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और उसी समय आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में एक क्रांति चल रही थी। कौन सी क्रांति? स्वतंत्रता की क्रांति, जिससे अंग्रेजों को अमेरिका से खदेड़ा जा रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स समझदार था, और वो यह समझ रहा था कि अगर हमने भारतीयों को सीधे तौर पर लूटपाट मचाने की प्रक्रिया अपनाई तो भारतीय प्रजा में भी असंतोष की स्थिति जागृत होगी, और ये विद्रोह करेंगे, और हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें लंबे समय तक व्यवसाय करना है। तो इन्होंने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने फिर, अब भाई देखो, पैसा तो इनको चाहिए, पैसा कैसे कमाएंगे? तो यहां से इन्होंने टैक्स वसूलने की दूसरी पद्धति अपनाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इस पद्धति के तहत उन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को लेकर आए। कौन सी व्यवस्था को? पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था। अब ये पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था 5 सालों तक चलती है। 72 से लेकर कब तक चलती है? 77 तक चलती है। और 77 में इस पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। इस पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था का मतलब यह है कि 5 सालों के अंदर जितनी भी उपज हो रही है यहाँ के लोकल किसानों की, उस टोटल उपज के ऊपर 5 सालों का टैक्स निकालना है। ठीक है। तो इसे कहते हैं पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि समाप्त हो गई। उसके बाद जब ये सफल नहीं हुई तो इन्होंने क्या किया? 78, 79 और 80 के दशक में, मतलब 1790 के आसपास इन्होंने 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लेकर आए। कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था? 1 वर्षीय। कि 1 वर्ष में जितनी भी उपज हो रही है उस उपज में जो टैक्स है, जितना भी निर्धारित टैक्स है, वो टैक्स किसानों से वसूला जाए। लेकिन अब कहानी यहां पर यह होती है कि पूरी तरह से इन योजनाओं को बंद किया जाता है। पूरी तरह से क्या हो जाता है? इन योजनाओं को बंद किया जाता है। और भारत में कुल 3-4 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं मानचित्र के आधार पर। मैं सारी चीजें आपको मैपिंग से भी पढ़ाऊंगा ताकि आप भूल भी जाएं तो आपको मानचित्र याद रहे। ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्थाओं में हम बात करें तो भू राजस्व व्यवस्था कुल कितने प्रकार की थी भारत में? तो भू राजस्व व्यवस्थाओं के कुल कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे बेटा। कितने प्रकार थे? 3। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी व्यवस्था की? स्थायी बंदोबस्त। कौन सी व्यवस्था? बोलिए मेरे साथ, कौन सी व्यवस्था है? ये आपके पेपर में पूछे जाने वाली व्यवस्था है। यहां से आपके पेपर में प्रश्न 100% आएंगे, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त। दूसरी का नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। बोलिए मेरे साथ, क्या नाम है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी व्यवस्था का नाम क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी। तो कुल कितने प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिनसे टैक्स लिया जाता था? 3। कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं से टैक्स लिया जा रहा था? 3। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहली कौन सी है? स्थायी बंदोबस्त। दूसरी कौन सी है? महालवाड़ी। और तीसरी कौन सी है? बोलिए। दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। सुनिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई कब से? 1793 से। कब से? सॉरी, स्थायी बंदोबस्त, माफ कीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1793 से। और
ये पूरी जितनी भी ब्रिटिश सरकार के अधीन जितनी भी भूमि थी, क्या बोला मैंने, ब्रिटिश सरकार के अधीन जितनी भी भूमि थी, किस जगह पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्र की हम बात करें। अच्छा, जो कर्नाटक देख रहे हो आप, इसका उत्तरी क्षेत्र के बारे में भी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में इस व्यवस्था को लॉन्च किया गया और ब्रिटिश शासन के अधीन 19% क्षेत्रफल पर इसको लॉन्च किया गया। मतलब 19% भूभाग से यह व्यवस्था लागू हुई और यहां पर टैक्स वसूला गया। कितने परसेंट भूभाग पर, 19% भूभाग पर। कितने परसेंट भूभाग पर, 19। किन क्षेत्रों में लागू हुई बताएंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब देखिए, इस व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी यह है कि स्थायी बंदोबस्त के थ्रू ये लोग क्या करते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करें यहां भारत में बंगाल क्षेत्र का गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये खुद तो सबसे टैक्स लेने जाएगा नहीं, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों से अगर ये पैसा वसूलेगा तो इसका तो पूरा दिन और पूरी रात इसी में चली जाएगी। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, हर एक गांव में, जितने भी गांव थे उस समय इनके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गांव आते थे, हर गांव में एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर देगा और उसका नाम क्या देगा, जमींदार। क्या नाम देगा, जमींदार। जमींदार का अर्थात क्या होता है कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जमींदार जो उस गांव का सबसे बड़ा आदमी होगा पैसे के मामले में। तो उस गांव के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति को उस गांव का जमींदार बना देते हैं। किस व्यवस्था के अंतर्गत, स्थायी व्यवस्था। और उस जमींदार को यह कहा जाता है कि तुम हमें पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करके हमें दोगे। कितना टैक्स दोगे, तो ये हमें टैक्स देंगे कितना, कि भैया 11/10। अर्थात कि भाई किसी किसान के यहां कितने क्विंटल गेहूं हुए, 11 क्विंटल। तो उस 11 क्विंटल में से, माफ कीजिएगा, किसी किसान के यहां जितना भी गेहूं हुआ उस गेहूं का 11 भाग आपको लेना है और 11 भाग में से 10 भाग हमें दे देना है आपको। ठीक है, जैसे किसी किसान के यहां 99 बोरा गेहूं हुए तो 99 का 1/11 कितना होता है, लगा लीजिए, कितना होता है, 9। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भाई 10/11 में आप उस किसान से 11 भाग ले लीजिए और 11 भाग में से 10 हमको दे दीजिए और 1 आप रख लीजिए। तो विशेष तौर पर यह पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हम बात करें कितने मतलब किस प्रकार का टैक्स था, 10/11। किसानों से कितना वसूलेंगे, 11। 1 किसको देंगे, हमें, और 1 कौन रखेगा, जमींदार। लेकिन इसमें कहानी क्या हुई सुनिए। जो जमींदार व्यक्ति था इसको शक्ति दी गई कि तुम्हारे क्षेत्र के जो भी किसान हैं, क्या बोलेंगे, तुम्हारे क्षेत्र के जो भी किसान हैं, अगर वो अपनी जमीन किसी और को बटिया देना चाहें या अपनी जमीन किसी और को दे देते हैं ना कि तुम खेती करो, क्या बोलते हैं उसको, सिकमी देना, है ना। तो सिकमी, अगर आप अपनी जमीन सिकमी भी देना चाहो तो जमींदार से पूछोगे। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो भूमि होगी उसका मालिक कौन होगा, जमींदार, ना कि किसान। तो क्या किसानों का शोषण हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जमींदार उस किसान को शोषित करेगा, उससे टैक्स कलेक्ट करेगा। अब भाई इसको पता है कि मुझे गवर्नमेंट को कितना पैसा भेजना है, 10, लेकिन मैं तो कितना, सरकार को मुझसे कितना चाहिए, 10, मैं तो कितना भी वसूल सकता हूं। तो ये 11 की जगह 22 भी वसूल रहा था, 23 भी वसूल रहा था, 44 भी वसूल रहा था, 55 भी वसूल रहा था। तो ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स किसानों से खींच रहा था, लेकिन सरकार को कितना दे रहा था, 10। और सरकार को भी कितने से मतलब था, 10 से। तुझे जितना खरीदना है उतना खरीद। तो क्या जमींदारों के द्वारा, अच्छा देखो, कोई किसान अगर टैक्स नहीं दे पा रहा है तो क्या जमींदार उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले लेगा, हाँ, क्योंकि उसके पास दस्तावेज है और सरकार के द्वारा उसको यह अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार जमींदारों की बहुत सारी जमीन छीन ली गई, गांव के किसानों की बहुत सारी जमीन छीन ली गई और वो जमीन किसे दे दी गई, जमींदारों को। तो बताएं इसमें किसको बढ़ावा मिला, जमींदारों को। जमींदारों को बढ़ावा मिला तो क्या जमींदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, हाँ। क्या जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण हुआ, हाँ। अब यहां पर एक बात और समझिए आप मुझे कि इस व्यवस्था को चालू करने वाला या इस व्यवस्था का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस।
क्या नाम है इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखिएगा। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है यह प्रारंभ कब हुई थी? 1793 में। ठीक है, 1790 में इसको चालू किया गया था हालांकि, लेकिन 1793 में इसको स्थायी रूप से चालू कर दिया गया था, स्थायी बंदोबस्त को। इसके जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह भारत के कुल कितने क्षेत्र पर लागू थी? 19%, जो ब्रिटिशों के अधीन था। चलिए, यह किन किन क्षेत्रों पर लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें उपज का कितना बटे भाग देना होता था? 10/11। एक भाग किसे रखना होता था? जमींदारों को। क्या इसमें किसानों का शोषण हुआ? बहुत ज्यादा शोषण हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। 1820 में ये चालू हुई थी। कब चालू हुई थी? 1820। लेकिन ये कब चालू हुई थी? 1793। और ये कब चालू हुई थी? 1820। अब यहां पर एक बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा कि आपसे पूछे कि यह किन क्षेत्रों में लागू हुई थी, तो आप ध्यान रखना, यह सबसे पहले मद्रास में चालू हुई थी। कहां चालू हुई? मद्रास में चालू हुई। अब मद्रास में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बारामहल जिला। बारामहल कौन सा जिला बेटा? बारह। मद्रास वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई। तो मद्रास उसके तहत आता है वर्तमान में, तमिलनाडु के तहत। तो तमिलनाडु का एक जिला है जिसको हम क्या बोलते हैं? बारामहल। उस समय तो बारामहल में सबसे पहले इसको चालू किया गया। और कब चालू किया गया? 1820 में। लेकिन फिर इसके बाद इसको तत्पश्चात मुंबई में चालू कर दिया। कहां चालू कर दिया? मुंबई में। और मुंबई में कब चालू कर दिया? 1825 में। कब प्रारंभ किया इसे? 1825। इसके बाद इसे और कहां प्रारंभ किया? असम। कितनी जगह प्रारंभ किया इसे? 3। कौन कौन सी जगह पर? मद्रास, मुंबई, असम। मद्रास, मुंबई, असम। सुनिए, यहां पर ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले कर्नल रीड के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाया किसने? थॉमस मुनरो। क्या नाम है इसका? थॉमस मुनरो। और यह संपूर्ण क्षेत्र के कितने परसेंट एरिया पर चालू की गई थी? 51%। कितने क्षेत्र पर? 51%। लेकिन इसमें एक व्यवस्था ये थी कि यह जो है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, ये किसके द्वारा हम कह सकते हैं? तो ये जो है उस सीधे किसानों से संबंधित थी। मतलब इसमें जमींदारों की भूमिका को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? खत्म। क्योंकि गवर्नमेंट समझ गई थी, या अंग्रेजी जो लॉर्ड थे, जिसको गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, वो समझ गए थे कि इसमें मजबूत कौन हो रहे हैं? जमींदार। शोषण किसका हो रहा है? किसानों का। और हमारा अधिकांश पैसा जो हमारे पास आना चाहिए, वो पैसा कहां रुक जा रहा है? जमींदार के पास। इसलिए जमींदारों को बीच में से हटा दिया और सीधा किससे बोला गया भैया? किसान। किसानों से क्या लिया गया? टैक्स लिया गया। डायरेक्ट किसानों से संबंध रखने वाली व्यवस्था का नाम क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम था इसका? रैयत। वेरी गुड। चलिए, यह कहां कहां चालू हुई? मद्रास। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि महलबाड़ी व्यवस्था। महलबाड़ी व्यवस्था को लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था इसका? हॉल्ट मैकेंजी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, 51% क्षेत्र पर चालू की थी। इसमें उपज का 10/11 भाग था। इसमें टैक्स कितना वसूलते थे? तो इसमें टैक्स वसूलते थे 33% से लगभग 51% के बीच। तो इसमें जो टैक्स की दरें थी वो निर्धारित नहीं थी, ऊपर नीचे इनमें उतार चढ़ाव होता रहता था। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट 51% देखने को मिलेगा, जो कि सही आंसर है। ठीक है, चल अब यहां पर हॉल्ट मैकेंजी के विषय में हम बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी ने कौन सी व्यवस्था लेकर आया? महलबाड़ी। अच्छा, ये किन क्षेत्रों में चालू हुई? तो ये चालू हुई यहां पर, सबसे पहले हम बात करें कि इसमें यूपी और एमपी। कहां पर प्रारंभ हुई? यूपी, एमपी। और यहां पर क्या बोलेंगे? पंजाब। क्या बोलेंगे? पंजाब। तो यह कहां कहां चालू हुई? यूपी प्लस एमपी। एमपी को हम मध्य प्रांत कहते थे उस समय। और हम क्या बोल सकते हैं? पंजाब। कितनी जगह चालू हुई? यूपी, एमपी और पंजाब। और यह 33% और 51%, 70%। बची कितनी भूमि? 30%। तो यह कितने परसेंट भूमि पर चालू हुई थी? 70%। कितनी भूमि पर चालू हुई थी? हाँ कि नहीं? अब इस व्यवस्था में इसका आधार क्या था? इसका देखो, इसका आधार था जमींदार, इसका आधार था सीधे कौन? किसान। अब इसका जो आधार था वो ये था कि इसमें सीधा उस गांव के एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता था। उस गांव का जो मुखिया होगा, उस मुखिया के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो गांव वाले को क्या बना देंगे? मुखिया। क्या बना देंगे? मुखिया।
यहां पर 33% से 51%, और यहां पर हम माफ कीजिएगा, यहां पर मैं थोड़ा गलत बता रहा हूं, यहां पर हम बात क्या करेंगे, सही है 33 से 51%, 33 से कितने परसेंट, 51, और यहां पर कितना परसेंट, लगभग 66%, कितना परसेंट, ठीक है। चलिए, तो हम अब एक एक व्यवस्था जो हमने पढ़ी उसको विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमने कौन सी व्यवस्था पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त। कौन सी व्यवस्था पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त। चलिए, तो सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्थायी बंदोबस्त, चलिए बताएं स्थायी बंदोबस्त के बारे में, इसके जनक किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे कहते हैं, कार्लमाई। किन क्षेत्रों में यह लागू की गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, आपसे बात करें कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, 19% क्षेत्रफल पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था चालू हुई। इसमें मेन भूमिका किसकी थी, जमींदार। किसकी मुख्य भूमिका थी, जमींदार। इसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। किस कानून के नाम से जानते हैं, और जो आपके लिए वेरी 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 आईएमपी प्रश्न बनता है, यहां पर क्या प्रश्न बनता है, और इसे एक और व्यवस्था कहते हैं इस्तेमारी या जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी या जमींदारी। तो यहां से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए बताएं, स्थायी बंदोबस्त को लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम, किन क्षेत्रों में लागू हुई, कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, मुख्य भूमिका, अच्छा, सूर्यास्त कानून कहते हैं, इस्तेमारी या जमीन। पहले इसे कब लॉन्च किया था, 1790, लेकिन पूरे क्षेत्र पर लागू करने वाला जो सन था वो क्या था, 1793। कौन सा सन था, 1793। बताएं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी किस व्यवस्था में रहे, स्थायी बंदोबस्त। क्या इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा, क्या किसानों की भूमि का शोषण हुआ, क्या किसानों का शोषण हुआ, जमींदार मजबूत हुए, बेहतरीन। तो ये कौन सी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो ये वन लाइनर के हिसाब से मैंने आपको यहां पर लिख दिया, इतने पॉइंट याद करना, स्थायी बंदोबस्त कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए, सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं बताएं, इसमें किसका शोषण होता है, किसान। कौन मजबूत होते हैं, टैक्स लेने के लिए किसे दिया जाता है, यहां पर टैक्स कितना, 10/11, 10/11, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगली व्यवस्था कौन सी पढ़ाई मैंने, रैयत बाड़ी व्यवस्था। अब यहां पर सुनिए, रैयत का मतलब होता है गांव। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब क्या होता है, गांव। यह व्यवस्था कितने परसेंट क्षेत्रफल पर लागू हुई, कितने परसेंट क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र पर। पहले इस व्यवस्था को कहां लॉन्च किया, 12 महल। 12 महल जिला कहां पड़ता था, मद्रास। 12 महल जिला कहां पड़ता था, मद्रास, ठीक है। लेकिन क्या इसमें भूमि की राजस्व दरें निर्धारित थी, नहीं। कितने से कितने थी भाई, 33 से लगभग कितने परसेंट थी, 51% थी, हाँ कि नहीं। लेकिन यहां पर कहानियां ये होती है कि भैया साहूकारी व्यवस्था बढ़ जाती है, साहूकार, क्योंकि इसमें देखो वहां पर 10/11 टैक्स था, यहां पर टैक्स बढ़ाकर कितना कर दिया, 33/51। अब यार कुल मिला के हम ये ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारे अगर 50 क्विंटल गेहूं हुए, अब 50 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए तुम्हारे घर में 20 क्विंटल गेहूं हुए, तो उस 20 क्विंटल गेहूं में तो 5 क्विंटल या 7 क्विंटल तो हम कह सकते हैं लागत ही आ गई। लेकिन उस 20 क्विंटल गेहूं में से 10 क्विंटल सीधा किसने ले लिया, अंग्रेजों ने। बचा कितना, 10। अब 10 में से 7 क्विंटल तो लागत ही चली गई, बचे कितना, 3। उसमें साल भर आपका परिवार खर्च उठा सकता है कि 3 बोरा गेहूं, नहीं। लेकिन सूखा फायदा किसको हुआ, अंग्रेजों को। तो ये इस तरह से भारतीय किसानों के साथ शोषण हो रहा था और ये लूट रहे थे। बोलते ना अंग्रेजों ने हमको लूटा, किस प्रकार लूटा, तो आज की क्लास में आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार लूटते थे, ठीक है। किस प्रकार लूटते थे, इस प्रकार टैक्स लेते थे, जबरन का टैक्स देना पड़ेगा आपको, दादागिरी थी, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो 33 से 51%, तो इसमें साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब यहां पर इस सवाल को या इस बात को हम जानेंगे कि साहूकार व्यवस्था क्या है। देखिए, आपने खेती करना है, अब आपको अगर खेती करना है तो आप खेती करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मुझसे पैसे लेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा। अब वो पैसे मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, मैं उस पैसे पर क्या लूंगा, ब्याज।
अब आपको, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी जो भी उपज होगी वो आधा, कहां चला गया, क्या हुआ भैया, जो भी मुझे पता है अच्छे से कि आपके यहाँ 10 क्विंटल गेहूं होगा तो 5 तो अंग्रेज ले जाएंगे, बचेंगे 5, तो उसमें से 3-4 तो खर्च जाएगा। 1 क्विंटल गेहूं में मुझसे जो ब्याज लिया वो तुम पटा तो पाओगे नहीं, तो सीधी सी बात है आपकी जमीन किसके पास आ जाएगी, साहूकार के पास। तो इसमें ब्याज देकर, इसमें धन देकर ऋण लेने वाले या ब्याज लेने वाले लोगों की भूमिका बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि साहूकार या बिचौलियों की क्या हो गई यहां पर, चांदी, क्या होगा यहां पर, चांदी। तो साहूकारों की व्यवस्था को जन्म देने वाली व्यवस्था का नाम क्या था, रैयतवाड़ी। यहां पर जमींदारी व्यवस्था को बल मिला, यहां पर कौन सी व्यवस्था को बल मिला, साहूकार। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये किन क्षेत्रों में लागू हुई बताएं, मद्रास, बंबई, असम। 1820 में कहां लॉन्च हुई थी, मद्रास। 1825 में कहां लॉन्च हुई, ठीक है, और फिर असम। इसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, अरे हाँ कि नहीं। ये व्यवस्था देख ली बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब अपन थोड़े से और आगे चलते हैं भैया। अब आखिरी में एक व्यवस्था है जिसका नाम क्या है बेटा, कौन सी व्यवस्था है, रैयत, सॉरी तुम रैयतवाड़ी बोल रहे हो तो मैंने रैयतवाड़ी लिख दिया। क्या नाम है इसका, महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, होल्ट मैकेंजी। क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, होल्ट मैकेंजी। अब आपसे पूछे महाल का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। महाल का अर्थ क्या होता है, देखिए यह व्यवस्था अगर हम बात करें शुरुआत हुई थी इसकी 1820 से, और यह व्यवस्था में टैक्स लगता था कितना, 66%, या हम बात करें कितना, 2/3%, ठीक है, परसेंट लगा दिए, 2/3 भाग उपज का 2/3 मतलब 66%। 50 से भी ज्यादा 66%। आप जितनी भी पैदावार या जितनी भी उपज उत्पन्न करोगे जमीन से, उसका 66% आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना। और यह व्यवस्था मैं आपको बता दूं, होल्ट मैकेंजी के द्वारा कितने साल तक चलती रही, 30 वर्षों तक चलती रही। कितने वर्षों तक, 30 सालों तक चलती रही। और भयंकर शोषण हुआ इन व्यवस्थाओं के माध्यम से। अच्छा, ये किन किन क्षेत्रों में चालू हुई थी बताएं, मध्य प्रांत और यूपी और पंजाब, ठीक है। लेकिन बाद में जब डलहौजी आया तो डलहौजी ने इस 66% को घटाकर कितना परसेंट कर दिया, 50%। कितने परसेंट कम कर दिया, 50। तो कम करा टैक्स लेना कि ज्यादा कर दिया, पहले कितना था, 66। तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा करों की दर किस व्यवस्था के अंतर्गत थी, सबसे कम स्थायी बंदोबस्त, कितना, स्थायी बंदोबस्त। और उपज का आधा भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था, उपज का आधा भाग रैयत। अरे हाँ कि नहीं। अब इस व्यवस्था में तो जमींदार थे, इस व्यवस्था में कौन थे, साहूकार, मतलब सीधे किसान। और यहां पर हम बात करें, यहां पर कौन था भैया, तो यहां पर था उस गांव का मुखिया। यहां पर कौन था, गांव का मुखिया, ठीक है। अब गांव का मुखिया कैसे, कि गांव का मुखिया अकेले नहीं देगा, उस पूरे गांव का, मतलब यहां पर यह सीधी किसानों से संबंधित थी, हाँ कि नहीं, डायरेक्ट किसानों से संबंधित थी। ये जमींदार, ये किसानों से संबंधित थी, इसमें गांव का मुखिया आ गया। मतलब उस गांव का एक मुखिया होगा, वो मुखिया पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा। अब किसी एक किसान के ऊपर यह टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स लगता था पूरे गांव के ऊपर, कि पूरे गांव की उपज कितनी है, पूरे गांव की उपज कितनी है। जितनी भी उस पूरे गांव की उपज होगी, उस पूरी उपज का 66% उस गांव का मुखिया हर घर से जाकर निकालेगा, और वो मुखिया जाकर किसे देगा, सरकार को, ठीक है। तो इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत जो गांव का मुखिया हुआ, उस गांव का मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसी स्थिति आ गई, और वो लोग क्या होते चले गए, बड़े होते चले गए, क्योंकि यहां पर मुखिया भी अब शोषण करने लगा किसानों का, हाँ कि नहीं। तो ये थी कौन सी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। ये थी कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। और ये कौन सी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है।
तो इस व्यवस्था के बाद अब हम कल से शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति। इसको आपको बेहतरीन तरह से क्या करना है, ठीक है।